ये तो केवल लूट का हिसाब किताब है 1938 तक। 1938 में एक और नया कानून 35 में कानून पारित हुआ था भारत की लूट खसूट को, क्योंकि अंग्रेज मात्र 1 लाख अंग्रेज 33 करोड़ भारतीयों को 190 साल तक लूटते रहे, और उन्होंने जो लूट खसूट के जो तरीके थे जो अपनाए थे, वही तरीके वह दस्तूर आज भी जारी है। क्योंकि वो जो सारे के सारे जो कानून थे वो उन्होंने किसी के घर में जाके किसी को लूटा नहीं था। अंग्रेजों उन्होंने भारत में रहते हुए ऐसे कानून बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, ऐसे नियम बनाए, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, ऐसा ऑर्डर क्रिएट किया कि भारत के एक एक व्यक्ति की खून पसीने की कमाई, हमारी सदियों से कमाई हुई दौलत, लाखों सालों से की क्रिएट की गई जो समृद्धि थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी अचानक अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर गई, विदेशियों के लिए काम करना शुरू कर गई। 1938 तक 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट खसूट भारत से जा चुकी थी, ऐसा उच्चना पटनायक जी कहती है। 1935 के बाद अंग्रेजों ने अपनी लूट खसूट को परमानेंट करने के लिए एक व्यवस्था का गठन किया। उन्होंने भारत में से जो इंपीरियल बैंक है उसको बंद करके आरबीआई बैंक किया, और आरबीआई बैंक के द्वारा उन्होंने भारत की सारी वित्तीय व्यवस्था को इस तरीके से ढालना शुरू किया कि चाहे अंग्रेज भारत में रहे या ना रहे, भारत की जो लूट खसूट है वो बैंकिंग के तरीके से, कानूनन तरीके से, इंटरनेशनल ट्रेड के तरीके से, वित्तीय व्यवस्था के तरीके से, व्यापारिक तरीके से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सदा के लिए भारत की एक्सप्लोटेशन जैसी अंग्रेजों के भारत में होने से चल रही थी, वह दस्तूर वैसे ही चलती चली जाए, और वैसा हुआ भी। आशुतोष, आपको याद होगा कि मैंने एक पिछले टॉक में आपसे कहा था कि भारत के नहीं दुनिया के इतिहास की जो सबसे बड़ी लूट है वो 1947 को हुई थी, जब भारत से अंग्रेज जो राजनीतिक सत्ता है वो पाकिस्तान को और भारतीयों को देके चले गए थे। उस दिन क्या हुआ कि भारत में जो 578 रियासतें थी, उनका जो राज्य था, जो अंग्रेजों ने उनके साथ संधि करके या उनके ऊपर नियंत्रण करके, कानूनन संधियां करके उनसे लिया हुआ था, उनके बिहाफ पे वो चला रहे थे, वो सारा का सारा जो शासन था उन्होंने पंडित नेहरू को सौंप दिया और अंग्रेज भारत से चले गए। तो उस समय हमको लगा कि अंग्रेजों ने अब हमको स्वायत्तता दे दी है, अब हम अपने आर्थिक, अपने सामाजिक, अपने राजनीतिक, अपने अंतरराष्ट्रीय, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपनी न्याय, अपनी आर्थिकता, अपना सारी की सारी व्यवस्था, अब भारत की जो व्यवस्था है वो भारतीय चलाएंगे, वो भारतीय तरीके से चलाएंगे। तो यही हमारे भारत का सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। वो गोरे अंग्रेज भारत छोड़ के गए, परंतु वो एक वैसी व्यवस्था भारत को छोड़ के गए जो काले अंग्रेजों के हाथ में सौंप गए, कि जिसके द्वारा भारत की जो एक्सप्लोटेशन है, भारत का जो शोषण है, वो वह दस्तूर वैसे ही जारी रहा, और मैं तो ये कहता हूं शायद उससे भी ज्यादा तीव्रता से जारी रहा। यानी लगभग 190 साल में 45 ट्रिलियन डॉलर गया, और आज आप राजीव दीक्षित जी के हवाले से कह रहे हैं, उनको कोट करते हुए कह रहे हैं कि आजादी के बाद 258 लाख करोड़ गया है। परंतु मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत छोटा है। इस आंकड़े को अगर हम देखें तो अकेले 1947 को, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उसी दिन भारत से कितनी दौलत भारत में गई थी। तो शायद मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज वित्तीय व्यवस्था में जितने, क्योंकि हम उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आरबीआई जितना पैसा छापेगा उसके बिल्कुल 100% इक्विवेलेंट गोल्ड को वो रिजर्व में रखेगा। तो जिस दिन भारत आजाद हुआ
उस दिन आरबीआई नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी भारत का हमने अंग्रेजों का जो रुपया था, रानी का जो रुपया था, वो हमने कैंसिल कर दिया और उसकी जगह हमने भारतीय रुपया चलाया था। जो रानी का रुपया था वो तो चांदी का सिक्का था और उसके लिए हमारे पास 100% गोल्ड रिजर्व था, यानी जितने रुपए उस समय चलन में थे उतने ही मात्रा में जो गोल्ड था और सिल्वर था वो आरबीआई के स्टॉक में था। तो मैं आज सभी भारतीयों के सामने ये रहस्य सामने करना चाहता हूं